दोबारा से जरा बता दूं कि ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 30th एडिशन जो बुक है, इसमें से जो जो करना है वो हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक, इस पे मैंने लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, डोमेन एंड रेंज पे। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को देख सकते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज पे मेरा ऑलरेडी जो है ना एक एक दो लेक्चर है यूट्यूब पे। ये एग्जांपल्स उसने यहाँ पे सॉल्व की हुई हैं, मतलब डोमेन रेंज वाला टॉपिक आप कर ले। उसके बाद ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन रियल एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था। यहाँ भी ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको कैलकुलस में बहुत सी डेफिनेशन मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये स्पेशल किस्म के फंक्शंस होते हैं, जैसे ये देखें एग्जाम्पल 5 में इंटीजर फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी जो ब्रैकेट होती है ना वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये लोअर लोअर साइड पे ना इसको राउंड कर देता है। जैसे 2.4 है तो जो 0.4 खत्म कर देंगे तो जो इसके करीब 3 इंटीजर होगा वो 2 होगा। इसी तरह 0.9 खत्म कर देंगे तो इसके पास जो भी इंटीजर होगा वो 1 होगा। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 में देखें, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीजर सीलिंग फंक्शन है। तो इसकी ब्रैकेट इस तरह से है, ऊपर वाली साइड से यहाँ से। ठीक है, तो ये फर्क है ना। अब इसमें हम राउंड करेंगे लेकिन अप साइड पे। सही है, जैसे 2.6 है ये, इसको हम राउंड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा अप साइड पे। अगर ये आ जाए 2.6 ये डाउन साइड पे, तो डाउन साइड पे इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, आगे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, ये रियल एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें, ये x1 है और ये x2 है। x1 के बाद x2 आ रहा है, लेकिन x1 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है और x2 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप इसे कहते हैं। और अगर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा, मतलब x1 पे इसका आंसर अगर यहाँ पे है, x2 पे आंसर इसका डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी कर्व इस तरह चल रही है ना। आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है इस इसमें, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये भी पेपर में आ जाता होता है। इवन ऑड फंक्शन, ये फार्मूला है। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं जी आप बताएं साइन थीटा इवन है कि ऑड है। तो साइन थीटा ऑड होता है, क्योंकि जब आप थीटा को माइनस थीटा से चेंज करते हैं, साइन माइनस थीटा, तो ये आ जाता है माइनस साइन थीटा। मतलब कि हम कह सकते हैं एफ ऑफ माइनस थीटा जो है ना माइनस एफ ऑफ थीटा है। तो ये चीज आ जाती है ऑड फंक्शन। इसी तरह इवन ऑड फंक्शन डिफरेंट किस्म के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है, ये दो मल्टीपल चॉइसेस है यहाँ पे। कह रहा है कि जो इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। देखें ये, तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, और जो ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ये ऑड फंक्शन इस तरह से आता है। ये हो गया, ये दो बातें हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं।
ये छोटी छोटी चीजें हैं। लीनियर फंक्शंस ऐसा फंक्शन जिसके आउटपुट में कोई लाइन होती है, वो एक लीनियर फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आप फंक्शन में कुछ भी पुट करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, जैसे ये फंक्शन है तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन। आप 2 पुट करेंगे, आंसर में 2 आ जाएगा। आप 3 पुट करेंगे, आंसर में 3, मतलब जो आप पुट कर रहे हैं आंसर में वही आ रहा है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए कर्व से, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो ये वाली कर्व है, y इक्वल एक्स वाली। ये ठीक है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसके अलावा बाकी सारे लीनियर फंक्शन है। ठीक है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है ये वाला। y की वैल्यू हमेशा 3/2 रहेगी, मतलब जब भी y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन की स्लोप 0 होती है। तो कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन हैज स्लोप m इज इक्वल टू 0, जबकि जो फंक्शंस इस तरह से होते हैं ना, ये नेगेटिव स्लोप होती है, और जो फंक्शंस इस तरह से होते हैं, सॉरी, इस तरह से जो होते हैं ना, ये इनकी स्लोप होती है पॉजिटिव, इंक्रीजिंग जो होते हैं। और जो इस तरह से होते हैं इनकी स्लोप होती है नेगेटिव, ये जो आपको नजर आ रहा है ना m की वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप होती है। डिक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप नेगेटिव होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़े, या x की वैल्यू कम होने से y की वैल्यू भी कम हो, या इस तरह भी हो सकता है कि x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू कम हो, या x की वैल्यू कम होने से y की वैल्यू बढ़े। तो अगर x और y का बिहेवियर सेम होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। पावर फंक्शन आ जाते हैं। पावर फंक्शन मतलब x की कोई ना कोई पावर होगी। ठीक है, तो अभी कैलकुलस का लेक्चर चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। देखें, y इक्वल एक्स, सीधी लाइन आ गई। ठीक है, ऑड फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट रीजन। y इक्वल एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x क्यूब, ऑड फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट रीजन। x टू द पावर 4, इवन फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x की पावर 5, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। मतलब ऑड फंक्शन जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो पावर फंक्शन है यहाँ पे, इवन और ऑड फंक्शन डिफरेंट किस्म के। उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। बस इसने ऐसे ग्राफ, हाँ अब जो पीपीएससी इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम, वो ये थे, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ये आंसर था इसका। मतलब जिसमें x की पावर 2 होती है और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद पूछा गया था क्यूबिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें x की पावर 3 होती है, और इसके अलावा भी होते हैं ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के अलावा भी होते हैं। पावर 4 वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको वहां पे मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, सर्च करेंगे ना आप। हाँ, वही बाई क्वाड्रेटिक और जो भी है। उसके बाद रैशनल फंक्शन है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने, पूछे। क्वेश्चन पूछना किसी ने, हैंड रेज किया था आपने। चलो, तो रैशनल रैशनल फंक्शन क्या होता है कि जो ये रेशो होती है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे क्या लिख रहे हैं जी, स्क्रीन पे नहीं लिखे हैं।
आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सबको पता है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप क्या करें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इसके लिए साथ आप ये लिख लें कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, सीकेंड थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी डोमेन एंड रेंज आपने याद रखनी है, और इनके इनवर्सेस की डोमेन एंड रेंज, ये आपने काम करना है, ठीक है, याद करनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इस फॉर्म में, ए की पावर एक्स जो है, ठीक है, और अगर ए की जगह पे ई आ जाए, ठीक है, तो ये स्पेशल किस्म का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। लोगरिथमिक फंक्शंस भी हैं, इनको इनवर्स, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनवर्स ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन क्या होंगे, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, और इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होंगे, वो लोगरिथमिक फंक्शन होंगे। तो ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। जी मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? काइंडली ये कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मैसेज कर दें जरा। जी सर जी, आ रही है सर जी जी फुल। सर, आ रही है। चलो सही है, चलो सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लोगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं जी, इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ये इनवर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल ए की पावर x, तो इस तरह से करते थे ना, log a y इक्वल x। तो ये देखे ना, ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, इससे इसको हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें यही चीज याद रखने वाली है। अच्छा, ये जो दो टावर्स लगे हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो दो टावर्स आपको नजर आ रहे हैं, दो टावर्स के दरमियान में एक वायर जा रही है, इस तरह से तार जा रही है, ठीक है, ये वायर जो है इसका ग्राफ कौन सा है? तो इसका जो ग्राफ है ना, ये ये एग्जांपल है ट्रांसडेंटल फंक्शन की, ठीक है, कैटनरी, ये कैटनरी इसको कहते हैं, दो टावर्स के दरमियान में जो वायर जा रही है। तो ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है। ये कौन से फंक्शन होते हैं? जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होते, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी ये है, एक्सपोनेंशियल भी ट्रांसडेंटल फंक्शन है। मतलब अलजेब्राइक फंक्शन वही है ना जो हमने पीछे पढ़ा है, इधर गया, जैसे ये अलजेब्राइक फंक्शन है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेकिंग स्क्वायर रूट आ जाता है पोलिनोमियल्स का, ठीक है। जैसे ये देखें रैशनल फंक्शन, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है। लेकिन देखे ना, रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई साइन थीटा, कॉस थीटा या लॉग आ जाए, या ई की पावर एक्स आ जाए, या टू की पावर में एक्स आ जाए, तो ये सारे आ जाते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शंस में, ठीक है जी। तो इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि वो कैटनरी है, मतलब दो टावर्स के दरमियान में एक वायर है। जी पूछना है कुछ किसी ने? अच्छा, बाकी एक्सरसाइज में से आपने कुछ भी नहीं करना। ये शिफ्टिंग स्केलिंग वाली चीजें जो हैं, ये हम देख लेते हैं। अब देखें जी, एक शिफ्ट शिफ्ट में दो चीजें जाती है, एक वर्टिकल शिफ्ट, एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फार्मूला है वाई इक्वल एक्स स्केयर। तो वाई इक्वल एक्स स्केयर को अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, ये। अब मैंने इसको ना वर्टिकल शिफ्ट करना है, मतलब मैंने इसको क्या करना है कि इसको एक स्टेप ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि y इक्वल एक्स स्केयर प्लस वन कर दूंगा,
तो +1 करने से क्या होगा कि ये एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, मतलब 0 पे पड़ा हुआ है ना, तो ये इसका जो वर्टेक्स होगा ना, ये वो यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, और पूरा ग्राफ इस जगह पे दोबारा से ड्रा हो जाएगा, वो वैसे का वैसे ही। तो इस चीज को कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट करना, अप या डाउन करना ग्राफ को। ओरिजिनल ग्राफ में जब हम के को ऐड कर देते हैं तो वो उतने स्टेप्स ऊपर चला जाता है अगर के पॉजिटिव हो, और अगर के नेगेटिव हो तो उतने स्टेप्स ये नीचे आ जाता है। ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, ग्राफ को दाएं या बाएं शिफ्ट करना। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा अगर एज पॉजिटिव हो, और वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा अगर एज नेगेटिव हो। मिसाल के तौर पे y इक्वल है एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, शिफ्ट 4 यूनिट्स टू दी राइट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मुझे क्या करना पड़ेगा, y इक्वल एक्स एक्स प्लस -4 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस x में अगर मैं माइनस करूंगा तो ये राइट साइड पे जाएगा, अगर प्लस करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट में ये फर्क है। तो अब देखें, ओरिजिनल ग्राफ था ये वाला, ये, ठीक है। अब हम इसको रेड कलर में शिफ्ट कर देते हैं। तो राइट साइड पे 4 यूनिट ले जाए आगे, 0 1 2 3 4। यहाँ पे आके ये देखें जी, ये शिफ्ट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट साइड पे। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों किस्म की शिफ्टिंग करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट चला जाए, तो हम करेंगे x+3 स्क्वायर, और इसको अप साइड पे हम 4 यूनिट ले जाते हैं, +4 कर देते हैं, ठीक है। तो +4 अप साइड पे 4 यूनिट, और +3 मतलब के हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे। तो पहले हम ओरिजिनल ग्राफ पे जाएंगे, प्लस हो रहा है एक्स में, तो ये 3 यूनिट लेफ्ट चला जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से +4 जो वाई, ये जो फंक्शन में ऐड हो रहा है 4, इसको 4 यूनिट ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको शिफ्टिंग का पता चल गया होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो y इक्वल टू f(x) ओरिजिनल ग्राफ है, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 4 स्टेप्स टू राइट इज। तो वो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल f(x) -4, ये होगी। माइक ऑफ करे थी। आप लोग जब स्टडी करने बैठते हैं तो आप ये देखा करें कि आप सेपरेट बैठे हुए हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे। अगर आपका माइक गलती से ऑन भी हो जाता है तो आपकी आवाज क्लास वालों को ना आए, ठीक है। ये होगा या ये होगा, जी बताएं, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, f(x+4) होगा या f(x−4) होगा? जल्दी से बताएं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करनी है 4 स्टेप्स राइट साइड पे। ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने ये मेरी बातें ध्यान से सुनी है उनको समझ आ गई है। अगर एक स्टूडेंट को भी क्लास में समझ आ जाए तो पता चल जाता है कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये शिफ्टिंग वाला टॉपिक समझ लिया। उसके बाद आ जाता है जी स्ट्रेच करना, कंप्रेस सर ऐड करना। करने से राइट साइड पे नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ये हॉरिजॉन्टल में रिवर्स है। वर्टिकल में तो सीधा सीधा ना, के पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, के नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में अगर एच पॉजिटिव है
तो लेफ्ट जाएगा, एच नेगेटिव है तो राइट जाएगा। मतलब इसमें जरा ये एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? पहले आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल शिफ्ट में अगर तो के की वैल्यू कैसे? पॉजिटिव है तो वो अप साइड पे जाएगा, ठीक है। ये जो वर्टिकल शिफ्ट है ना, इसमें अगर ये के पॉजिटिव है तो अप जाएगा, के नेगेटिव है तो डाउन जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में अगर ये वाला एच जो फंक्शन इनपुट में आप ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव होगा तो ये लेफ्ट जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो राइट जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो दोबारा मिल जाएगी, हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कुछ करने वाला है इस बुक में, मैं आपको बता रहा था। जी सर। ये आप देखिएगा, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। हम आगे चलते हैं। ये बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, निशान लगे हुए ना। एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं करना, अगर करना भी हुआ तो एक सवाल आप ट्राई कर लेना, वो ये वाला है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वाला। सही हो गया, ये चीज आप देखिएगा। और इसमें से कुछ भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्या होते हैं। मतलब मैथ, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये होता है। अच्छा वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको रेडियन का पता है? रेडियन होता क्या है? एक रेडियन क्या होता है, किसी को पता है? यस सर। क्या होता है? जी सर। ये ये सर, ये एक एंगल बनता है जितना सर्कल के रेडियस हो सेंटर के उसके जितनी साथ, आर। एक आर्क की मदद से। जितनी आर्क की लेंथ होती है उतनी रेडियस की लेंथ होती है। हम्म, ठीक है, जी सर। ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं फिर भी आपको ना रेडियन के बारे में बता देता हूँ। पता तो सबको होगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर भी बता दूं ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। आप मान लें कि ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस है सर्कल का, ठीक है। तो ये हमने एक वो बना दिया यहाँ पे, क्या नाम है, सर्कल। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। अब जो ये रेडियस की लेंथ है, इसी लेंथ को अगर हम यहाँ से सीधा ले जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। और आप समझें कि ये जो है ना, ये एक धागा है, ठीक है। इस धागे को इस कर्व के ऊपर आप बिछा दे तो ये कुछ इस तरह से बिछ जाएगा, ये रेड कलर में ना। इसको इसके ऊपर आप जब फेंक देंगे तो ये इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, ये। और फिर जिस पॉइंट तक खत्म होगा ना, इसको वापस यहाँ पे ले आए तो ये जो होगा ना, ये एक रेडियन होगा, ठीक है। एक रेडियन हो गया, ये दो रेडियन हो गया और ये तीन रेडियन हो गया। और ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ना यहाँ तक, ये वाला जो है, ये देखें, ये एक रेडियन है, ये दो रेडियन है, ये तीन रेडियन है। और जो ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको अगर हम कह दें कि 0.14159 समथिंग, तो ये जो हाफ सेमी सर्कल है, इसको आप ये भी कह सकते हैं ना पाई रेडियन। तो पाई की वैल्यू तकरीबन तकरीबन हम कहते हैं कि 3.141,592। तो ये वही चक्कर है, ठीक है। तो पाई, और अगर नीचे वाला पाई भी ऐड कर देंगे तो ये 2 पाई रेडियन हो जाएगा, जिसको 2 पाई को हम कहते हैं 360 डिग्रीज। सही है, ये सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया होगा। सही हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई ओवर 180 रेडियन के। उसके बाद 1 रेडियन का होता है 180 डिग्री ओवर पाई। सही हो गया। डिग्री रेडियन ये उसमें चेंज किया हुआ है ना। 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। तो इसका हाफ करेंगे 90 डिग्री तो पाई/2 हो जाएगा, इसका भी हाफ करेंगे तो पाई/4 हो जाएगा।
ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टेन टेन 90 डिग्रीज जो होता है वो इनफाइनाइट मतलब लामहदूद क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, आप ये देखें कि सबसे पहले नंबर पे देखें टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा को कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब कि अगर ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस इस ट्रायंगल में जो थीटा है, ये जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है ना। अब आप देखें, आप इस बेस को कम करें, बेस को कम करेंगे, जैसे बेस को थोड़ा सा कम करें, न्यू ट्रायंगल ये बन जाएगी। इस चीज को वही रखें, इस लंबाई को वही रखें, ठीक है। मैं जो है ना ये बेस को कम कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर की हाइट वही रहने देते हैं। तो आपके पास जो एंगल है थीटा, थीटा अप्रोच कर रहा है ना 90 डिग्रीज को, मतलब कि देखें पहले थीटा कम था, ये जो एंगल है ये कम था, अब ये बढ़ गया है क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा हो गई है। अब क्या करें कि इस बेस को और कम कर दें, तो जो नई ट्रायंगल बन जाएगी वो तकरीबन ऐसे बन जाएगी, ये देखें, ये, ठीक है। और जो थीटा है वो मजीद 90 डिग्री के करीब जाता जा रहा है। एक टाइम ऐसे आएगा, आप बेस को फुल कम कर देंगे तो आपके पास एक पॉइंट रह जाएगा। एक पॉइंट में जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपके पास हाइपोटेनस तकरीबन परपेंडिकुलर के, मतलब कहने का मेरा ये है कि हाइपोटेनस तकरीबन तकरीबन परपेंडिकुलर तक पहुंच जाएगा, और जो बेस है इसकी वो तकरीबन तकरीबन जीरो हो जाएगी। तो जब आप इस फार्मूला में बेस की जगह पे जीरो रखेंगे तो परपेंडिकुलर तो सेम है, बेस को जब आप जीरो रखेंगे तो जो ये एंगल बढ़ता जा रहा था, एंगल यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, इस जगह पे आके एंगल थीटा क्या हो जाएगा, तकरीबन तकरीबन 90 हो जाएगा। और 90 होने से बेस जीरो हो जाएगी, बेस के जीरो होने से इस जगह पे जब जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है कि tan 90 जो होता है ना वो इन्फिनिटी किस तरीके से बनता है। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सही हो गया। बाकी आप ये फार्मूलाज देखिएगा, ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, इनकी वैल्यूज, साइन पाई बाय 4 का ये इसके इक्वल होता है, साइन पाई बाय 6 इसके इक्वल होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टेबल इधर बना हुआ है, इसको देखिएगा। पीरियोडिक वैल्यू क्या होती है, एक पीरियड क्या होता है, आप जब फंक्शन में किसी वैल्यू को ऐड करते हैं तो उस वैल्यू को ऐड करने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, मतलब पी गायब हो जाता है, तो उस पी को क्या कहते हैं, उस फंक्शन का पीरियड कहते हैं। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना कि साइन टेन इक्वल साइन ओवर कॉस होता है, मेरे कहने का ये मकसद है कि कॉस 90 जीरो कैसे होता है, ये भी तो एक बात है ना, कॉस 90 जीरो कैसे होता है। ठीक है, तो आपने कमेंट किया है, लेकिन कॉस 90 जीरो कैसे होता है इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम इसी तरीके से दे सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे देखें कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अगर आप क्या करें कि वही ट्रायंगल है, ये थीटा है, इस थीटे को इतना बढ़ा दें कि ये 90 डिग्री को अप्रोच कर जाए, तो जब थीटा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा तो यही काम होगा ना, पहले ये ट्रायंगल थी, फिर ये ट्रायंगल बन जाएगी, फिर ये ट्रायंगल बन जाएगी, तकरीबन फिर ये एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी।
तो इस वर्टिकल लाइन के आने से बेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेस को 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो मैंने आपको कहा था कि बेस जो है वो तकरीबन 0 हो जाएगी और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है ना वो तकरीबन परपेंडिकुलर की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, मतलब कि ये नॉन जीरो होगा। तो जब आप किसी भी नॉन जीरो किसी भी जीरो को जब किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि cos 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल है। बात समझ आ रही है? लेकिन वजह आपने बतानी है ना, आप ये नहीं कह सकते कि tan थीटा जो है वो क्योंकि sin थीटा ओवर cos थीटा होता है और tan 90 जो है वो sin 90 ओवर cos 90 होगा, लेकिन यहाँ पे आप cos 90 को 0 पुट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। सही है, सही हो गया। ये 0 क्यों है ये मैंने आपको दोबारा से बताया है। अच्छा, ये पीरियोडिक वैल्यू हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये कुछ यहाँ पे साइड पे पीरियड्स लिखे हुए हैं, tan का पीरियड है, cot का पीरियड है, ये पाई होता है, इसका भी पाई होता है। उसके अलावा बाकी sin cos secant और cosec थीटा, इन सब के जो पीरियड्स है ना वो 2 पाई होते हैं। तो ये आपने साइड से याद करना है। उसके बाद इवन ऑड फंक्शंस हैं, cos थीटा और secant थीटा इवन फंक्शंस है और ये बाकी सारे ऑड फंक्शन है। सही हो गया, ये आप याद करेंगे। उसके बाद ये कुछ सर जी आइडेंटिटी, ये जी सर सर जी, ये जब फंक्शन ऐड होते हैं तो प्लीज उनका पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, ये थोड़ा बता रहे हैं सर। जैसे sin x/2 प्लस cos x/5 हो जाए तो इनका पीरियड कैसे? अच्छा, एक सर पेपर में आते हैं सर जी, हमने पहले पेपर दिए हैं ना तो आए हुए थे, मुझे तो नहीं आते थे। चलो देखते हैं इसको। थैंक यू सर। ये कुछ फार्मूलाज को मैं निशान लगा रहा हूँ। हाँ, आपका क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, ये इनइक्वालिटीज भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका टेक्निकल है तो अच्छा, ये अभी ना मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं लिंक सेंड करता हूँ, फिर इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेस देन 1 मिनट आ रहा है बीटिंग टाइम।